नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण के बारे में जो है हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने दंड चुंबक के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक और दंड चुंबक के गुण पढ़े हमने, और चुंबकीय बल के लिए कूलॉम का नियम भी पढ़ा। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इन्हें दोनों ही बोल सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है उनके बारे में हम देखते हैं। कि हमने कल देखा था कि एक चुंबक है, ये चुंबक क्या कर रहा है, कोई लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे हमने मान लिया एग्जांपल के लिए लोहा है, लोहे को ये चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि लोहा तो यहां पर पड़ा था और चुंबक यहां पर है। कई बार हम देखते हैं इतनी दूरी से ही ये चुंबक किसी दूसरे चुंबक को या तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वो समान और विपरीत ध्रुवों के कारण, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, उनको हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहां पर लोहा का टुकड़ा रखा हुआ और यहां पर चुंबक है। इस चुंबक ने इस लोहे के टुकड़े को इतनी दूरी से आकर्षित कर लिया, लेकिन इस चुंबक में से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इस लोहे के टुकड़े को इसने इतनी दूरी से आकर्षित कर लिया, परंतु वो चीज हमें दिखाई नहीं दी। तो ऐसा इमेजिनेशन किया गया है, कल्पना किया गया है, माना गया है कि इस चुंबक में से कुछ रेखाएं निकलती है ऐसी जो कि उसको अपनी ओर आकर्षित करके ले आई है। तो उस जिन्हें हम देख नहीं पाए, यानी कि ऐसी कल्पना की गई, ऐसा माना गया भी ऐसा होता होगा, तो उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। रिपीट करते हैं कि चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ के ऊपर बल लगा रहा है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है, बनती है, जो जिनकी वजह से वो बल लगा पा रहा है। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरे शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एन से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही थी, तो अपने पास क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, यानी कि इसमें से कुछ रेखाएं निकली जो कि उसको आकर्षित करके ले आई चुंबकीय पदार्थ को। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं खींची जा रही है वही चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। फिर आता है चुंबकीय बल रेखाओं के या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। इनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे हम, इनके गुण देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो एक नंबर गुण आता है, ये काल्पनिक होती है। ये काल्पनिक होती है, यानी कि इन्हें हम देख नहीं सकते कि एक चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कुछ दूरी से, यानी कि उतनी दूरी से उसने आकर्षित कर लिया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ रेखाएं निकली होगी, परंतु हमें दिखाई नहीं दी, हमें उन्हें देख नहीं सकते, परंतु इमेजिनेशन किया गया है कि बल लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो रेखाएं बन रही होगी जिसकी वजह से वो बल लगा पा रहे हैं। तो ये रेखाएं काल्पनिक होती है, इनका इमेजिनेशन किया गया है। फिर हम 2 नंबर गुण देखते हैं कि एक दंड चुंबक लिया है हमने, एक दंड चुंबक के लिए, एक हमने यहां पर दंड चुंबक लिया है, ये उत्तरी ध्रुव N होता है और दक्षिणी ध्रुव S। कि चुंबक के लिए क्या होता है, इस प्रकार से इनकी हम दिशा दिखाएंगे कि उत्तरी ध्रुव से तो इनकी दिशा बाहर की तरफ होती है और दक्षिणी ध्रुव के लिए इनकी दिशा अंदर की तरफ होती है। तो इस प्रकार से हम दिखाएंगे, इस प्रकार से ये इसकी दिशा को दिखाएंगे कि चुंबक के बाहर N से तो ये बल रेखाएं बाहर निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से इनकी दिशा बाहर की तरफ है और दक्षिणी ध्रुव के लिए इनकी दिशा अंदर की तरफ होती है। कि दंड चुंबक है, दंड चुंबक के लिए बाहर की तरफ हम देखें तो उत्तरी ध्रुव से इनकी दिशा बाहर की तरफ और दक्षिणी ध्रुव के लिए इनकी दिशा अंदर की तरफ है। और फिर हम चुंबक के अंदर देखें, चुंबक के अंदर बात करें तो S से N की तरफ इनकी दिशा हुई कि दक्षिणी ध्रुव के लिए
जो अंदर है चुंबक के अंदर अगर हम चले जाएं तो इनकी दिशा S से N की तरफ और चुंबक की बाहर इनकी दिशा N से S की तरफ होती है। तो यदि हमारे पास पूछा जाए कि किसी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का जो रेखा चित्र है वो प्रदर्शित कीजिए, तो हमें ये डायग्राम बनाना होगा। तो इस प्रकार से रेखाएं बनाएंगे। N से इनकी दिशा बाहर की ओर होती है, S के लिए इनकी दिशा अंदर की ओर होती है, और दंड चुंबक के अंदर इनकी दिशा S से N, बाहर और अंदर के लिए एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए भी पृथ्वी के अंदर S से N की ओर हम दिखाते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे, उदासीन बिंदु आएगा तो उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही देखेंगे इसमें। तो ये 2 नंबर गुण था। फिर हम देखते हैं 3 नंबर गुण की बात करते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात काटती नहीं है। क्यों नहीं काटेगी? देखते हैं कि अब एक चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ आई, एक चुंबकीय बल रेखा या 2 काट गई, तो देखो 2 दिशाएं बन गई इसकी, परंतु उत्तरी ध्रुव तो एक ही है, 2 उत्तरी ध्रुव नहीं है, या फिर 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसीलिए इसकी एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, क्योंकि सदिश राशियों में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। परंतु इसमें जब 2 रेखाएं काट रही है, 2 या 2 से अधिक, तो इसकी कटान बिंदु पर देखेंगे ये दिशाएं बन गई, एक ये दिशा बन गई, एक ये कोई और काटेगी तो और बन जाएगी। तो इसकी बहुत सारी दिशाएं बन रही है जो कि संभव नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 1 से अधिक दिशाएं बनेंगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए ये बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि अगर ये काटेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी तो जो इनका कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की 1 से अधिक दिशाएं बन जाएंगी, जो कि कभी संभव नहीं है। फिर हम नेक्स्ट गुण को देखते हैं कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन है, वहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम होगा, चुंबकीय बल अधिकतम होगा। और जहां पर जो बल रेखाएं वो विरल है, कम है, बल रेखाएं सघन नहीं है, कम है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है, चुंबकीय बल कम लगता है। तो ध्रुवों के ऊपर चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है, तो इसलिए यहां पर बल रेखाएं सघन होगी, गहरी होगी, और बाकी पार्ट्स में इसका जो मान होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो कम होता है, चुंबकीय बल कम होता है, इसलिए बल रेखाएं कम होगी, विरल हो गई। नेक्स्ट गुण को देखते हैं कि समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। कि हमने एक दंड चुंबक लिया था, उसके अंदर की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो बल रेखाएं ये परस्पर समांतर चलेगी, समांतर चलती है, क्योंकि प्रतिच्छेद तो करती नहीं है, अभी हमने पढ़ा है लास्ट गुण के अंदर, क्योंकि 1 से अधिक दिशाएं बन जाएगी, जो कि संभव नहीं होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती है वो समांतर होती है और समान दूरी पर होती है। फिर हम नेक्स्ट गुण की बात करें तो ये हमेशा एक बंद वक्र का, बंद लूप का निर्माण करती है। कैसे? देखते हैं हम लोग कि अभी हमने एक डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, ये उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S था। तो इस प्रकार से हम इसको देख रहे थे कि N के लिए तो इसकी दिशा बाहर थी, N से जो है बाहर अगर हम चुंबक के देखें तो उत्तरी ध्रुव से ये बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। परंतु चुंबक के अंदर यदि हम देखते हैं तो S से N की तरफ चलती है, N से बाहर निकली और S में प्रवेश कर गई, अंदर S से N की ओर चली। तो ये एक बंद वक्र, बंद पथ, एक बंद लूप बन चुका है कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद लूप का, एक बंद वक्र का निर्माण करती है। इसी से मिलता जुलता हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं तो बंद लूप का निर्माण नहीं करती, परंतु चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। ऐसा क्यों?
क्योंकि हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं आवेश के कारण से बन रही थी। यहां पर हमने एक धनात्मक आवेश Q लिया और एक हमने ऋणात्मक आवेश लिया है -Q। तो ये +Q और -Q। अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो ये धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कि प्लस से तो ये बल रेखाएं बाहर निकलती है और माइनस में ये बल रेखाएं प्रवेश करती है, कि इनकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। परंतु ये रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये ऋणात्मक आवेश से माइनस आवेश से बाहर नहीं निकलती, केवल अंदर प्रवेश कर सकती है और यहां से बाहर निकल सकती है। तो केवल एक साइड से गई और दूसरे में एंटर हुई, तो वापिस ये नहीं जा पाई, तो इसलिए एक बंद लूप नहीं बनेगा। बंद लूप तब बनता यदि प्लस से बाहर निकली और माइनस में प्रवेश करेगी, फिर अंदर माइनस से प्लस की ओर भी चलती हो, तो ये एक बंद लूप बन गया। परंतु ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये बंद लूप का, बंद वक्र का, बंद पथ का निर्माण नहीं करती। परंतु चुंबकीय बल रेखाएं बाहर देखें तो N से S की तरफ और चुंबक के अंदर S से N की तरफ, तो वापिस से वहीं पहुंच गई है। तो इसीलिए एक बंद लूप का, बंद पथ का, बंद वक्र का निर्माण करती है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, परंतु चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं बंद पथ का, बंद वक्र का, बंद लूप का निर्माण करती है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु क्या होता है देखेंगे कि हमने एक चुंबक ले रखा है, कि चुंबक यहां पर पड़ा हुआ है, एक चुंबक है कि चुंबक के पास तो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न हो रहा है इस चुंबक का, कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इस चुंबक ने इतना इतना एरिया कवर कर रखा है कि ये चुंबक जो है यहां तक बल लगा पा रहा है चारों ओर इतना इतना, यहां पर ये इसका एंड पॉइंट है कि ये इसका सिरा यहां तक बल लगाएगा, इसका ये ध्रुव यहां तक बल लगा पा रहा है। इसके बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है इस चुंबक का, इसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, इसके बाद ये बल नहीं लगा पाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम चुंबक से दूर चलते जा रहे हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया, 0 हो गया, यानी कि B = 0 प्राप्त हुआ। और उसके बाद पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, कि जहां से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र धीरे 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 स्टार्ट होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता, पृथ्वी के आगे चलते जाएंगे तो अधिक होता जाता है। जिस प्रकार से हम इस चुंबक के नजदीक आते जा रहे हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार हम इससे दूर चलते जा रहे हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, यानी कि क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो जिसे हम BH लिख लेते हैं। कि जैसे हमारे पास एक कोई चुंबक लिया, इस चुंबक ने यहां तक एरिया कवर कर रखा है, यहां तक तो इस चुंबक से दूर चलते जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र कम होता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया, घटता हुआ, और उसके बाद यहां से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान स्टार्ट हो जाता है, क्षैतिज घटक स्टार्ट हो जाता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, और उसका मान यहां से धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, यहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी 0 है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी 0 है, तो B भी 0 है और BH भी 0 है इस पॉइंट के ऊपर, कि यहां पर इससे चलते जा रहे थे तो इस पॉइंट के ऊपर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया, और यहां से पृथ्वी का स्टार्ट होगा, तो परंतु अभी तो यहां पर 0 है, इसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट होता जाएगा इसका क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक ऐसा बिंदु यहां पर प्राप्त हुआ जो कि चुंबक से दूर और पृथ्वी से घटक से भी दूर, तो जहां पर पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र 0 है और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी 0 है, यानी कि B की वैल्यू BH के इक्वल हुई। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों आपस में समान है, तो वो बिंदु उदासीन बिंदु कहलाएगा। तो हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्री की बात करते हैं
कि एक ये कंट्री है ए, इसका बॉर्डर है यहां तक, और फिर एक कंट्री है बी, उसका कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ए कंट्री का बॉर्डर तो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद बी कंट्री का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है ए कंट्री का तो वो यहां तक रहेगा इस बॉर्डर तक, और बी कंट्री का जो इफेक्ट है वो अपने इस बॉर्डर तक रहेगा। तो ये जो पॉइंट है यहां, ये एक उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं कि दोनों का ही जो 0-0 इफेक्ट हो गया है, इक्वल है दोनों के लिए, ये एक सीमा आ रही है बॉर्डर, तो वो एक उदासीन बिंदु हो सकता है कि चुंबक से दूर जा रहे हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है। एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहां पर इसका चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट जहां पर पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य है और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य है, अर्थात दोनों इक्वल है बी और बी है, इसे ही हम उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। कि हमने यहां पर एक दंड चुंबक लिया है, इस प्रकार से ये दंड चुंबक लिया जा रहा है, इस दंड चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव हुआ एन और ये एस। अब हमें ध्यान है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो एस से एन की ओर होती है और चुंबक के लिए बाहर एन से एस की तरफ होती है। तो अभी चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है भौगोलिक उत्तर की ओर रखना है, भौगोलिक उत्तर की ओर है, यानी कि पृथ्वी के लिए तो ये एन होगा और पृथ्वी के लिए ये एस होगा। पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव है, चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव और चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव, यानी कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक, भौगोलिक मतलब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है। तो अब हम देखेंगे एन के लिए ये दिशा बाहर की तरफ होती है, ये हमें पता है चुंबक के लिए, और एस में चुंबक के लिए ये बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। और फिर हम देखें कि चुंबक की बात करते हैं, चुंबक पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी के लिए इनकी जो दिशा होती है वो एस से एन की तरफ होती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो हम इस प्रकार से इसकी बल रेखाएं देखते हैं, इस प्रकार से ये बन जाएगी। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि पृथ्वी के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एस से एन की ओर होती है, मतलब एस से एन इस तरफ, ये देखो ये जा रही है इस तरफ। और फिर हम बात करते हैं चुंबक के लिए, चुंबक के लिए बाहर एन से एस, तो ये देखेंगे एन से एस इसी प्रकार से। तो कहने का मतलब जो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र है उनकी दिशा बराबर हुई, चुंबक के लिए भी एन से एस हुई है इसकी दिशा, तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की ओर। और फिर हम देखते हैं पृथ्वी के लिए, तो भौगोलिक के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एस से एन की ओर, तो एस से एन की ओर ये भी ऊपर की तरफ बनेगी, इसमें भी ऊपर और इसमें भी। तो यानी कि चुंबक का भी और पृथ्वी का दोनों का यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है, दोनों की जो दिशा है वो एक ही दिशा में समान रूप से आ रही है। तो फिर हम, ये तो इसकी हो गया निरक्ष के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, अक्ष के ऊपर दो ऐसे बिंदु लेते हैं हम लोग, N1 और N2 नाम दे दिया, ये इनके उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहे, न्यूट्रल पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां पर चुंबक की इधर ये बल रेखा इधर जा रही है, इधर जा रही है, मुड़ चुकी है, और यहां पर देखेंगे तो चुंबक की जो क्षेत्र है उसका मान घटता घटता इस बिंदु के ऊपर शून्य हो गया अक्ष के ऊपर, क्योंकि बल रेखा इस प्रकार से जा रही है, पृथ्वी के लिए भी हमने ले ली है। तो यहां पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त हुए जहां पर इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 और आगे का पृथ्वी का स्टार्ट हो जाएगा। तो उदासीन बिंदु हुए क्योंकि बी और बी एच की वैल्यू बराबर हुई, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र का मान इन बिंदुओं के ऊपर शून्य हुआ है, अक्षीय स्थिति में ये बिंदु है, तो ये उदासीन बिंदु प्राप्त हुए। नंबर केस हमने पढ़ा कि जो इसका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव था भौगोलिक उत्तर की ओर था। फिर हम देखते हैं कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, तो देखेंगे किस प्रकार से। ये हमने एक चुंबक लिया है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तर के लिए जो इसकी दिशा बाहर की तरफ होती है इस प्रकार से, तो हम लोग यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के लिए बल रेखाएं बाहर की ओर प्रदर्शित करते हैं, तो ये इस प्रकार से बनी है। और फिर हमने देखा है यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है, तो यहाँ पर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है और यहां पर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर था, कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर था
और यहाँ पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर ही है, यानी कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर होती है, तो S से N की ओर बन रही है। और यहां पर देखेंगे हम लोग चुंबक के लिए N से S बाहर की तरफ, N के लिए बाहर होती है और S में प्रवेश करती है, तो N के लिए बाहर निकल रही है और S में प्रवेश कर रही है। तो कहने का मतलब पहले तो चुंबक के निरक्ष पर देख रहे थे तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान थी। अब की बार चुंबक के अक्ष के ऊपर देखें, अक्षीय स्थिति में दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं समान। पहले निरक्ष पर समान थी, परंतु जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है तो अक्षीय स्थिति के अंदर दोनों जो चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं, मतलब चुंबक के भी और भौगोलिक के भी, यानी कि पृथ्वी के दोनों की दिशा जो है वो सेम प्राप्त हो रही है। तो निरक्ष पर यहां पर तो इसका इफेक्ट कम होगा फिर। तो निरक्ष पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जिन्हें हम उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर इनका चुंबकीय क्षेत्र और इसका भौगोलिक का भी और चुंबक का भी शून्य होते हैं। तो अब की बार जो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे वो चुंबक के निरक्ष पर प्राप्त होते हैं, N1 और N2, और पीछे वाले में अक्ष पर प्राप्त हुए थे। 3 नंबर केस आता है कि यदि हम दंड चुंबक को ऊर्ध्वाधर लटका दें, ये उत्तरी ध्रुव को नीचे रखा हुआ है हम लोगों ने, तो इस प्रकार से इसमें कुछ बल रेखाएं निकलेगी, N से बाहर की तरफ होती है इनकी दिशा, इस प्रकार से ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो निकलती जाएगी और ये इस प्रकार से। तो इस स्थिति में केवल यहां पर एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होता है जिसको हमने N1 नाम दे दिया है, जिसकी दिशा ठीक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है। कि यदि हम इसको ऊर्ध्वाधर लटका देंगे तो N से बल रेखा इधर की ओर निकलती जा रही है, तो यहां पर इससे दूर चलते जाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका मान घटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर इसका जो मान है चुंबकीय क्षेत्र का वो शून्य हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक उदासीन बिंदु प्राप्त हुआ है जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से ठीक दक्षिण की ओर होती है। यदि दक्षिणी ध्रुव को नीचे की ओर रखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो भी एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त होगा जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी।